अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। अगर आप नई हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का इरादा रखते हैं तो ये खबर आपके बजट पर खासा बड़ा असर डाल सकती है। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए अब ऑटो पॉलिसी 2026 से 2030 तक फिलहाल रोक दी है। लोकल ऑटो इंडस्ट्री के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत ने इस नई पॉलिसी को वापस लेकर दोबारा तैयार करने का फैसला किया है। इस दौरान सबसे बड़ा झटका हाइब्रिड गाड़ियों के खरीदारों को लगा है। असल मसला ये है कि 30 जून 2026 को पुरानी ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी खत्म हो गई। 1 जुलाई से हाइब्रिड गाड़ियों पर मिलने वाली रियायती सेल्स टैक्स सहूलत भी खत्म हो गई। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 8.5% से बढ़कर 25% हो गया है, जबकि इस इजाफे ने गाड़ियों की कीमतों में लाखों रुपए का इजाफा कर दिया है। इस फैसले के बाद कई कंपनीज ने अपनी कीमतें फौरी तौर पर बढ़ा दी हैं। टोयोटा कोरोला क्रॉस हाइब्रिड के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमत में तकरीबन 13 से 14 लाख रुपए तक इजाफा हुआ है, जबकि HRV और HEV की कीमत भी तकरीबन 13,70,000 रुपए के करीब बढ़ी है। कुछ कंपनीज ने नई पॉलिसी वाजे होने तक गाड़ियों की डिलीवरी भी मौखर कर दी है, जिससे मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। अब लोकल ऑटो इंडस्ट्री का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान अभी मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तैयार नहीं है। मुल्क में चार्जिंग स्टेशन बहुत महदूद हैं। लोकल सतह पर बैटरी और फिर स्पेयर पार्ट्स की तैयारी ना होने के बराबर है, जबकि अचानक दी जाने वाली बड़ी मराहत सस्ती इंपोर्टेड गाड़ियों को फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। उनके मुताबिक इससे लोकल इन्वेस्टर्स, ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री और हज़ारों मुलाजमतें खतरे में पड़ सकती हैं। दूसरी जानिब हुकूमत का मकसद इंपोर्टेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर इन्हिसार कम करना है और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट को फ़रोग देना है। इसीलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को नई ऑटो पॉलिसी तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि इंडस्ट्री के साथ कंज्यूमर्स और हुकूमत तीनों को फ़ायदा पहुँच सके। ऑटो डीलर्स और सनत से वाबस्ता तंजीमें अब ये तजवीज़ दे रही हैं कि जब तक मुल्क में मुनासिब चार्जिंग नेटवर्क और लोकल मैनुफैक्चरिंग मजबूत नहीं हो जाती, तब तक हाइब्रिड गाड़ियों को आर्जी रिलीफ दिया जाए। उनका यह कहना है कि हाइब्रिड गाड़ियाँ मुकम्मल इलेक्ट्रिक निज़ाम की तरफ एक अमली और महफूज कदम साबित हो सकती हैं। अब सबकी नज़रें इस वक्त नई ऑटो पॉलिसी पर हैं। अगर हुकूमत बैलेंस टैक्स पॉलिसी के साथ सनत के तहफ़्फ़ुज़, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और सरमायाकारी के लिए कोई वाज़ेह रोड मैप पेश करती है तो पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री एक नए दौर में दाखिल हो सकती है। लेकिन अगर यही गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रही तो गाड़ियों की कीमतें, सरमायाकारी और सार्फिन का एतमाद मज़ीद मुतासर हो सकता है। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सोलिया हसन साहिबा इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सोलिया साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये डिसअपॉइंटमेंट हुई आपको भी ये खबर सुनकर के अभी ये पॉलिसी होल्ड हो गई, अब नए सिरे से इस पर काम होगा और फिर इसके कुछ इफेक्ट इस वक्त इंडस्ट्रीज तक पहुंचे? देखें, अस्सलाम वालेकुम। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि अगर इन्होंने इतनी डिस्कशन के बाद भी इसको हॉल्ट पर कर देना था, अनसर्टेनिटी की एक फिजा इन्होंने कायम कर देनी थी, तो उस चीज ने जो है ना बेसिकली पूरी ऑटो सेक्टर को, कंज्यूमर को, आपके इन्वेस्टर को, हर किसी को कंफ्यूजन में आने की वजह से वो लोग उससे बैकआउट कर रहे हैं। देखें, जब भी गवर्नमेंट कोई भी स्टेप लेती है, ऑटो पॉलिसी चल रहा है, आज आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है, 2 महीने के बाद जब लोगों को ये नहीं पता OEMs को कि आपने इनवॉइस क्या बनानी है किस गाड़ी की, जो कि कंफ्यूजन में सारे आ जाएंगे, तो ऑफ कोर्स जो एक डर की फिजा है वो ऑफ द अननोन होती है। आपको पता नहीं है कि आगे होने क्या वाला है। अब जो आपने सारा एक इंफॉर्मेशन दी मुझे इधर स्क्रीन पर लाने से पहले के PHEVs के ऊपर पॉलिसी आ रही है, नहीं आ रही, इसको बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रही, ये अभी सारी स्पेकुलेशंस हैं। अभी कोई भी चीज इन राइटिंग नहीं आई है कि हम इसको बढ़ा देंगे। हाँ, 8.5 से 25% जो इन्होंने बढ़ाया है, ये इन्होंने लास्ट ईयर जो 5 साल की जो पिछली हमारी ऑटो पॉलिसी थी उसमें था कि आप इंपोर्ट को बढ़ाएं, तभी ये ऑटो पॉलिसी ऐसी डिजाइन की थी कि इंपोर्ट को बढ़ा दें, इसलिए उन्होंने ये टैक्सेस डाउन किए थे। अब हुआ ये कि वो कंपनीज जो पिछले इतने साल से काम कर रही हैं, अभी इधर CKD उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट उनकी 0/0 है। टोयोटा हो गई, होंडा हो गई, इनसे पूछें कि इतने अरसे से इनकी वेंडर इंडस्ट्री भी इनके साथ काम कर रही है, कितनी एक्सपोर्ट इन्होंने कर लिया है। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो इस इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट ना होने की वजह से हमारा बैलेंस जो है एक्सपोर्ट का वो खराब हो रहा है। GDP पूरी दुनिया में जो है ऑटो इंडस्ट्री 4% से ज्यादा, 7, 8, 11% तक इंडिया की GDP ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आ रही है। हमारी क्यों नहीं आ रही? हमारे अंदर क्या ऐसा प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हमारी पॉलिसी और अनसर्टेनिटी क्या है। हुकूमत रहती है, नहीं रहती, पॉलिसी रहती है, नहीं रहती। उस पॉलिसी में एक ऐसा रो आया, उसकी शक्ल कुछ और होगी, फिर ऐसा रो आया, फिर कुछ और होगी। अभी जो इस वक्त कॉन्फिडेंस है वो इस वजह से शेक नहीं हुआ कि टैक्सेस हाई हो गए। कॉन्फिडेंस इस वजह से शेक हुआ है कि क्लैरिटी नहीं है। हमें नहीं पता कि आगे हम और गाड़ियां जो लाने लगे हैं या कोई भी बंदा और काम करने लगा है इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री आप देख रहे हैं गाड़ियां आ रही हैं, लोग काम करना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर पॉलिसी क्या है जिसके ऊपर चलकर वो आगे अपना बिजनेस कर सकते हैं।
अल्टीमेटली तो इन्होंने इकोनॉमी के पहिए का हिस्सा बनना है। फिर आपने एक बात की कि जितने हमारे वेंडर है, वेंडर इंडस्ट्री का, मेरा वेंडर इंडस्ट्री के साहिबान से भी ये रिक्वेस्ट है और एक क्वेश्चन भी है उनसे कि आपने इतना अगर इन्वेस्टमेंट किया है, पूरी दुनिया पेट्रोल से शिफ्ट हो रही है इलेक्ट्रिक के ऊपर, आप इलेक्ट्रिक के ऊपर जाएं, आप ओईएम्स के साथ कांटेक्ट करें, आप ओईएम्स उनके साथ कांटेक्ट करें, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी होगी ठोस के ओईएम को फायदा नजर आएगा अपनी लोकल इंडस्ट्री के साथ काम करने का, तो ये लोग भी काम करेंगे उनके साथ। आपके पास पॉलिसी है नहीं, कोई चेंज करना है वेंडर इंडस्ट्री, वो जो 1901 का एक बम्पर सुजुकी का बन रहा है वो वही बन रहा है। सुजुकी या कोई भी कंपनीज हैं, टोयोटा हो गया, इनके मॉडल्स आप देखें कितने कितने साल चलते हैं, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, इनके कितने कितने साल वही मॉडल्स वो चलाते रहते हैं। वेंडर इंडस्ट्री की भी सुकून है, वो भी एक कंफर्ट जोन में रहते हैं कि यार मॉडल चेंज नहीं हो रहा है, यही है, इसी का मोल्ड बनेगा। इन्वेस्टमेंट उनको सारी कंपनी दे रही है, इन्वेस्टमेंट कब की उनकी पूरी हो गई, वही पुराने मोल्ड्स हैं, वही चल रहे हैं, एक बिजनेस चलता जा रहा है। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट नोबडी इज रेडी टू चेंज। ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक पर आने के लिए हमें कुछ खुद भी करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के हमारे इस वक्त बड़े प्लेयर्स हैं, टोयोटा, होंडा या सुजुकी, ये खुद भी तो फिर ये इलेक्ट्रिक कार्स बनाएंगे, असेंबल करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ये फिर उससे इतना इनसिक्योर इस वक्त क्यों फील हो रहे हैं? क्योंकि इस पॉलिसी को रोकने का मकसद यही नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक कार्स उस तरह से वो एमर्जिंग मार्केट ना क्रिएट हो सके जो कुछ अर्से पहले हम होता हुआ देख रहे थे। मैं आपको बताऊं, ये 3 बिग प्लेयर्स इसलिए अनकंफर्टेबल हो रहे हैं बिकॉज ये चाइना की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैच नहीं कर पाएंगे। देखिए, चाइनीज की इतनी मैसिव प्रोडक्शन है, पूरी दुनिया में वो इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट बिजली, उनकी अपनी पॉलिसीज इतनी कंड्यूसिव है दैट दे आर ऑल एक्सपोर्टिंग। वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो अपना फायदा देख रहे हैं, वो हमारा फायदा थोड़ी देखेंगे, हमने अपना फायदा देखना है। जापानीज जितने भी हैं वो अभी तक उस तरह इवॉल्व नहीं कर सके। देखिए, एक है पेट्रोल का इंजन, एक है ईवी का सिस्टम, बीच में आ जाता है पीएचईवी। पीएचईवी क्या है? पीएचईवी पेट्रोल फ्री नहीं है। आप जो बचत करें ना पेट्रोल की पीएचईवी के थ्रू, वो 10 साल में जाकर उसकी प्राइस के अगेंस्ट पूरी होगी, तो आप कोई सेविंग नहीं कर रहे। देखिए, पॉलिसी कभी भी किसी ट्रांजिएंट टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बन सकती। पॉलिसी बनेगी ठोस किसी टेक्नोलॉजी के लिए जो कि एट द एंड है, जिसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज दुनिया में ज्यादा है। तो जो पीएचईवी है वो एक ट्रांजिएंट टेक्नोलॉजी है। हर कंपनी जो इस वक्त कह रही है कि ये पीएचईवी का बढ़ा दिया, पीएचईवी, मेरा क्वेश्चन ये है, पीएचईवी कार्बन फ्री तो है ही नहीं। एट द एंड ऑफ द डे क्लाइमेट चेंज है, आप बड़ी पिक्चर मिस कर रहे हैं। आपने आना तो ईवी पर है, जब आपने आना ईवी पर है, व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग इन दैट? उसमें उनके अपने प्रॉफिट मेकिंग एजेंडाज होते हैं, उन एजेंडाज को प्रमोट कर रहे हैं। आप, मैं, हम लोग जो लाहौर में रहते हैं, आप बताएं कि स्मॉग ने हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल कर दी है, हमारी आने वाली जनरेशंस क्या करेंगे? उसके अलावा आपको कार्बन क्रेडिट्स ट्रांसलेट होकर मिल जाएंगे, कितना फायदा है। अभी लास्ट हमारा इंटरव्यू हुआ था तो तब तक कार्बन क्रेडिट को एंगेज करने वाली कोई कंपनीज नहीं थी पाकिस्तान में, आज 3 है। ठीक है, आप फास्ट ट्रैक देख रहे हैं कि कितना है। तो पीपल आर कमिंग इन, गवर्नमेंट करिए, हमारी आवाम को एजुकेट नहीं किया जा रहा कि ये कितना नुकसान और कितना फायदा है। आपने पेट्रोल की गाड़ी ले ली, पीएचईवी भी ले लिया, वही इंजन है, वही ट्रांसमिशन है, वही धुआं है, सब कुछ तो वही। आप वही ऑयल फिल्टर चेंज करा रहे हैं, एयर फिल्टर चेंज करा रहे हैं किसी भी गाड़ी का। आप सीधे इलेक्ट्रिक के ऊपर जाएं, उससे पैसा बचाए, 3 साल में 4 साल में इलेक्ट्रिक गाड़ी का पैसा बच जाएगा, उससे नई गाड़ी ले लें। आपने जरूर वही पुरानी गाड़ी बेचकर किसी और फाइनेंशियल फायदे में जाना है। सही। तो अभी एक जो एंड कंज्यूमर और एक इन्वेस्टर, वो उसका इस वक्त माइंड कितना डिस्टर्ब हुआ होगा इस खबर से कि जिस पॉलिसी को अनाउंस होना था वो होल्ड पे चली गई। अब इसका मतलब कि ईवी इंडस्ट्री में अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं जो हल तलब हैं। एक आम कंज्यूमर तो यही सोचेगा, वो उसकी तरफ बढ़ भी रहा होगा तो वो एक बार फिर अपने फैसले को रीथिंक करेगा कि अभी मुझे इस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो एक एंड कंज्यूमर के माइंड को तो आपने डिस्टर्ब कर दिया है सबने मिलकर। बिल्कुल इस तरह। मैं आपको बताऊं, इसे जुल्म कहते हैं। आपको कुछ पता नहीं है, आज आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आपका फेट क्या होगा। कुछ भी हो, हमारे यहाँ गाड़ी एज एन एसेट लिया जाता है। अब आप मुल्क में कौन से, हम कौन लोग हैं, पॉवर्टी लाइन हमारी किधर है, हमारे कितने लोग नौकरियां करते हैं, कौन गाड़ी अफोर्ड कर सकता है? जो अफोर्ड कर सकता है कोई बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर सकता है, कोई जरूरत के लिए देखता है, कोई बैंक लीज पर जाता है, बैंक का रास्ता आपने बंद कर दिया, पॉलिसी आपने नहीं बनाई, अनसर्टेनिटी का आलम आपने क्रिएट कर दिया ना। तो जाहिर है अब जो थोड़ा बहुत लूला लगड़ा इन्वेस्टर था जो अपना पैसा डाल रहा था गाड़ियों में,
उसने अपना पैसा खींच गया। तो जब पैसा खींच गया उसके अंदर से, एंड कंज्यूमर भी आपका इरिटेट हो गया। तो और ओईएम बेचारा जो गाड़ी इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है, प्लांट लगा लिया, गाड़ियां उसने बनानी शुरू कर दी, वो किधर जाएगा मुझे ये बताएं। उसको पता ही नहीं है मैंने गाड़ी की इनवॉइस क्या देनी है अपने कस्टमर को। कस्टमर अलग बहस कर रहा है। गाड़ी 8.5 और 25% में बहुत ज्यादा फर्क है। जहां टोयोटा ने और होंडा ने बड़ा तीर मारा है कि जी इन्होंने प्राइसेस ऑन कर दिया, आप मुझे बताया ना क्रॉस लेता कौन है? बहुत छोटी मार्केट है क्रॉस की पाकिस्तान में। इसी तरह होंडा की जो ये गाड़ी है एजीवी, इसकी बहुत छोटी मार्केट है। जो बड़ी मार्केट की गाड़ियां हैं उनके लिए कोई फैसिलिटेशन नहीं है। अगर आपने PHEV को फैसिलिटेट कर दिया तो आप ईवी को कैसे लेकर आएंगे? वेयर इज द क्लीन? कोई देखिए, जिस गाड़ी के अंदर इंजन है और उसके अंदर पेट्रोल डल रहा है और उस पेट्रोल से वो गाड़ी का इंजन काम कर रहा है और वो धुआं निकाल रही है, दैट मीन्स कि वो पेट्रोल की गाड़ी है। तो उससे अगर वो 100% धुआं नहीं निकाल रही तो 70% निकाल रही है। 30% की बचत करके आपने क्या करना है? उसके आपको पता ही है कि हमारा इंपोर्ट बिल 80% तो फ्यूल के ऊपर चला जाता है। सही, ठीक है, तो उसमें से भी 70% हम गाड़ियों में यूज करते हैं। उस 80% का 70 to 80% हम गाड़ियों में यूज करते हैं। तो हमारी बचत किधर है? हमारी बचत 30% की है, तो उस बचत का क्या फायदा है? कोई भी नहीं। इट्स अ साइकोलॉजिकल मेजर, नथिंग एल्स। बहुत बहुत शुक्रिया सौलिया हसन साहिबा, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपर्ट थी। अब देखना ये कि ये पॉलिसी मजीद कितने इंतजार के बाद सामने आती है और फिर उसमें पब्लिक रिलीफ की सूरत में क्या कुछ मौजूद होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। दुनिया भर में तेल की कीमतें एक ही दिन में 5 से 6% तक गिर गई हैं। अमरीकी खाम तेल $80 फी बैरल से भी नीचे आ गया, जबकि ब्रेंट क्रूड में भी नुमायां कमी आई है। और ज़ाहिर है वजह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर फौजी हमला मौखर करने का ऐलान है, जिस पर आलमी तेल मंडी ने फ़ौरन ही मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पाकिस्तान में भी पेट्रोल उसी तनासुब से सस्ता होगा? और इसका जवाब इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत सिर्फ आलमी खाम तेल यानी ब्रेंट या WTI से तय नहीं होती। ओगरा एक मखसूस फार्मूला इस्तेमाल करती है जिसकी बुनियाद अरब गल्फ के रिफाइंड पेट्रोल और डीजल के बेंचमार्क पर होती है। फिर उसके बाद डॉलर का रेट आता है, फिर फ्रेट चार्जेस होते हैं, इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं, इंपोर्ट कॉस्ट होती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन होता है, डीलर्स का मुकर्ररा मार्जिन होता है, इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन होती है और हुकूमती लेवीज और टैक्सेस तो इसके अलावा से हैं। फिर इसी के बाद पंप पर फरोख्त होने वाली कीमत बनती है। 18 जुलाई से पाकिस्तान में रोजाना पेट्रोलियम की कीमतों का नया निज़ाम नाफिज हुआ है। हुकूमत का इस पर यह मौक़िफ़ था कि आलमी मंडी में कीमत कम या ज़्यादा होगी तो इसका फ़ायदा फौरी तौर पर आवाम को पहुँचेगा, लेकिन अब तक ये सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। इस दौरान आलमी कीमतें कम अज़ कम 5 से 6 मरतबा कम हुई हैं, मगर पाकिस्तान में कमी सिर्फ ₹1 से चंद पैसे फ़ी लीटर तक महदूद रही। गुज़िश्ता रात गो के ₹4 की कमी हुई है, जबकि आलमी कीमतों में इजाफे के दौरान पेट्रोल तकरीबन ₹25 बढ़ा, डीजल की कीमत में ₹69 से ज़्यादा का फ़ी लीटर इजाफा हुआ। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पंप मालकान का मुनाफा फ़ी लीटर मुकर्ररा रकम की सूरत में तय होता है, जो रोज़ाना कीमत बदलने से तब्दील नहीं होता। ये उनका मौक़िफ़ है। इसलिए आलमी मंडी में उतार चढ़ाव का बराह रास्त फ़ायदा पंप मालकान को भी नहीं मिलता। असल फ़ायदा हुकूमत और ओगरा की कीमतों के फार्मूले पर डिपेंड करता है। अब इस पर एक्सपर्ट से कहते हैं कि अगर आलमी खाम तेल सस्ता भी हो जाए, लेकिन अरब गल्फ रिफाइंड फ्यूल बेंचमार्क, रुपए की कदर, इंपोर्ट कॉस्ट या पेट्रोलियम लेवी में तब्दीली आ जाए तो पाकिस्तान में भी पेट्रोल सस्ता होने के बजाय महंगा भी हो सकता है। यही वजह है कि ब्रेंट क्रूड में बड़ी कमी भी हमेशा पाकिस्तानी आवाम तक पूरी तरह मुंतकिल नहीं होती। इस वक्त हुकूमत के लिए एक और चैलेंज टैक्सेस का भी है। पेट्रोलियम लेवी वफाकी इनकम का एक अहम जरिया बन चुकी है। इसलिए आलमी कीमतों में कमी के बावजूद हुकूमत फौरी तौर पर मुकम्मल रिलीफ देने से गुरेज करती है। और यही वजह है कि आलमी मंडी में खुशखबरी आने के बावजूद भी पाकिस्तानी आवाम अब भी कीमतों में कमी के इंतजार में है। अब ये देखना होगा कि अगर आलमी कीमतें मजीद चंद दिन नीचे रहती हैं या मजीद कम होती हैं तो क्या हुकूमत इसका पूरा फ़ायदा आवाम तक पहुँचाती है, या फिर फार्मूले, टैक्सेस और लेवीज़ की वजह से ये रिलीफ आवाम की पहुँच से दूर ही रहता है। अब इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जिस तनासुब से आलमी कीमतें कम होती हैं खाम ऑयल तेल की, वो तनासुब पाकिस्तान में लोगों को नहीं मिल पाता रिलीफ की सूरत में। वहाँ पर 5-6% की कमी आती है, यहाँ कभी ₹1, कभी ₹3, कभी ₹4, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि सिर्फ 12 पैसे की कमी की गई है। तो ये ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा, ये कौन सा फार्मूला है जो नुकसान की सूरत में कीमत बढ़ जाती है लेकिन फ़ायदे की सूरत में रिलीफ आवाम को नहीं मिलता? जी, मैंने अभी एक कॉलम लिखा है, मंडे को जंग में छपा है और दूसरे अखबारों ने भी उठाया है, जिसमें मैंने यही बतलाया है कि डेली
पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइस फिक्सिंग में हुकूमत जो है वो किस तरह से अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, और वो जो कीमतें जब कम होती हैं तो वो एडवांटेज जो है या वो रिलीफ जो है वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाता, जिससे कंज्यूमर इस बात पे मजबूर हो जाता कहने से कि कीमतें बढ़ती हैं तो फौरन पास ऑन हो जाती हैं, और जब वो कीमतें पास ऑन होती हैं तो उसमें से पेट्रोल की कीमत पास ऑन नहीं करते वो, बल्कि उसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे एक सरचार्ज है जो डायरेक्ट वफाकी हुकूमत को जाता है, और क्लाइमेट रेजिस्टेंस लीवे है 500 रुपए प्रति लीटर, वो भी है। तो ये साथ साथ चलते हैं। मिसाल के तौर पे आज जो कीमत रात को 12 बजे अभी ओगरा ने कैलकुलेशन करी और हम तक वो पहुंची है, वो ये है कि 3 रुपए 29 पैसे पेट्रोल रात में कम करेंगे, और पेट्रोल की कीमत उससे 328 रुपए 56 हो जाएगी, और 4 रुपए 7 पैसे डीजल की कीमत कम करेंगे, और डीजल की कीमत 385 रुपए 86 पैसे हो जाएगी। अच्छा। लेकिन आप अगर इंटरनेशनली क्रूड ऑयल का, बर्न क्रूड ऑयल या यूएस ऑयल का जायजा लें कीमतों का, तो बर्न क्रूड ऑयल जो है वो 3.7% कम हुआ है, यूएस ऑयल जो है 4.5% कम हुआ है, उससे 80 रुपए 70 पैसे क्रूड ऑयल की कीमत है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में, और 76 रुपए 80 पैसे फी बैरल यूएस ऑयल की कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इन तमाम चीजों से ये बात फिर जाहिर हो जाती है कि जो कम हुआ इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड बहुत ज्यादा है, उसके मुकाबले में जो कमी की गई है पेट्रोल और डीजल में वो कम की गई है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन कंसीडर करना शुरू कर दिया है। ये जुमला बहुत अहम है जो मैं कहने जा रहा हूँ। यानी इस बार जो साल खत्म हुआ है 30 जून को 1700 अरब रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे कीमत में हुकूमत ने कंज्यूमर की जेब से निकाले, और इस साल का, आने वाले साल का 2026-27 का बजट भी उन्होंने 1700 प्लस 12% इजाफी ग्रोथ के साथ रखा है। तो ये पैसे किसी भी पर्पस के लिए स्पेसिफाई नहीं करे हैं। 20 साल पहले सैलाब की मद में इसको लिए गए थे, उसकी आफात से निपटने के लिए। अब 20 साल से ये चल रहा है, और जब पाकिस्तान में ये रीत है, जब कुछ लग जाती है तो फिर वो दिहाइयाँ और दिहाइयाँ फिर वो खत्म नहीं होती। वो जिस पर्पस के लिए लिया जा रहा है वो यूज भी नहीं हो रहा है। मैंने सामने के फ्लोर पे कहा था कि 3 जगह से आप पैसे ले रहे हैं, एक पीडीएल ले रहे, एक कार्बन लीवे ले रहे, और एक आप आईएमएफ से क्लाइमेट रेजिस्टेंस की मद में $400 मिलियन अब तक ले चुके हैं, और $1.2 बिलियन का लोन आपका सैंक्शन हुआ है क्लाइमेट रेजिस्टेंस के मद। इसके अगेंस्ट कौन से प्रोजेक्ट हैं? कोई एक प्रोजेक्ट बतला दें जिससे कार्बन रेजिस्टेंस है, कार्बन जो एमिशन है उसको कम करने के लिए आप अगर कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। तो मैं फिर ये बात दोबारा दोहराऊंगा कि हमें ये जो ओगरा है ये नाइंसाफी से एक सारिफ के साथ डेली बेसिस पे तो प्राइजेस जो है मुतयन कर रहा है, उनका तयन कर रहा है, लेकिन सुबह जब बच्चे आता है जो नौकरी पे जा रहा है तो उसको पता नहीं है कि मैं 100 रुपए दूंगा ऊपर लीवे पे, जो अगर पेट्रोल है 328 रुपए में 100 रुपए दूंगा, 111, 117, 80 रुपए, 90, कुछ नहीं पता हो। वो हुकूमत ने अपने फार्मूले बनाए हुए, और उसके तहत उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे और कार्बन लीवे कोई रिकवरी करना। तो अब साहब ये जो डी रेगुलेशन की जो ये बात कर रहे हैं, तो ये अगर इसमें से हुकूमत का रोल ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये टैक्सेस तो फिर भी अपनी जगह पर रहेंगे, तो फिर ये इस डी रेगुलेशन से कोई फ़ायदा आवाम को होने जा रहा है, या इसमें भी सारा का सारा फ़ायदा ऑयल कंपनीज के पास चला जाएगा? आप देखिए अमेरिका में हर पेट्रोल पंप के बाहर
उसकी कीमत लिखी हुई होती है $1, $1.5, $1.25, 95 सेंट 3 लीटर, और वो compete करते हैं अपनी ऑयल को इंपोर्ट करके, क्रूड ऑयल से वो रिफाइनरी से वो सब मार्जिन वगैरह रख के कीमत ऐलान कर देते हैं। तो जो कस्टमर है वो वहां जाता है जहां उसको 10 सेंट्स कम है। हमारे यहाँ हुकूमत फिक्स करके सब पे वो नाफिज कर देती है, और वो बेचारा जो कस्टमर है, कंज्यूमर, वो पाबंद है वो उस प्राइस पे ले। लिहाजा मैंने अपने कॉलम में तजवीज़ किया था कि डी रेगुलेशन ऑफ पेट्रोलियम सेक्टर, जिस तरह से डी रेगुलेशन ऑफ शुगर सेक्टर मैंने प्रपोज किया था, हमारी कमेटी ने उसको एंडोर्स किया और हुकूमत उसको मानने को तैयार है। इंशाल्लाह जल्द आप इसके ऊपर खबर सुनेंगे। इसीलिए अब तो जाहिर आप कॉलम में तो अपने आप ये तजावीज़ बार बार उठाते भी रहते हैं, बहुत अहम मामलात पर बात करते रहते हैं, लेकिन ये पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब को अगर आप लोग कमेटी में अपनी बुलाएं और वहाँ पर बैठ कर ज़रा उनको ये समझाने की कोशिश करें तो शायद ये मामला आगे बढ़ सकता है, हुकूमत फिर कन्विंस हो सकती है। नहीं, मैंने परवेज साहब से बात की है, दोस्त हमारे हैं, लेकिन वो डेली बेसिस पे मैंने उनको बतलाया है कि कंफ्यूजन हो रहा है। इस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पूरा 15 दिन की जो आपकी थी, दैट वाज मोर सर्टेन मार्केट, आदमी को पता था, कम अज कम एक पोजीशन ले सकते थे। तो हम दबाव अपना पूरा डाल रहे हैं और अभी मुलाकात भी उनसे हुई थी चंद दिन पहले। तो लेकिन ये है कि ये डेली बेसिस पे प्राइस फिक्सिंग जो है ये अनसर्टेनिटी पैदा कर रही है और कंज्यूमर के लेवल के ऊपर वो बहुत कंफ्यूजन का शिकार है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मेंबर ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। और कुछ ही दिन पहले हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स के मुज़ाकरात भी हुए थे और अब उन्हीं मुज़ाकरात के अमली नताइज आना शुरू हो गए हैं और पेट्रोल पंप मालकान और डीलर्स के फौरी मुआशी फ़ायदे का इंतज़ाम हुकूमत ने कर लिया है। पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को डिजिटलाइज करने की सिमत में एक बड़ा अहम पेशरफ सामने आई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स और डिजिटल अदायगियों के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए एक तारीखी और इनकलाबी रियायती फ्रेमवर्क का ऐलान किया है। अब इस फैसले का बुनियादी मकसद कैश पर मबनी मईशत के इन्हिसार को कम करना और आम शहरियों, पेट्रोल पंप मालकान और बैंक्स के लिए डिजिटल लेन देन को आसान, महफूज और पुरकशिश बनाना है। इस नए इक़दाम के तहत स्टेट बैंक ने पेट्रोल पंप्स पर कार्ड के जरिए अदायगी पर आयद होने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट को ज़्यादा से ज़्यादा ₹1 फी लीटर तक महदूद कर दिया है। इस तरह अब ये फ़ायदा इस वक्त डीलर्स के हक में ही हो रहा है। इसी तरह जो इंटरचेंज रीइंबर्समेंट फ़ीस है उसकी भी जो ₹20 पैसे फ़ी लीटर ये रखी गई है। अगर इस फैसले के बैकग्राउंड को हम देखें तो इससे पहले पेट्रोल पंप को कार्ड से अदायगी पर 0.8% के हिसाब से फ़ी लीटर ₹2.40 तक की रकम बैंक चार्जेस की मद में अदा करनी पड़ती थी। अब इतनी बुलंद शरह की वजह से बहुत से पेट्रोल पंप मालकान कार्ड्स के जरिए पेमेंट लेने से कतराते थे और अक्सर सार्फिन को कैश की अदायगी पर मजबूर किया जाता था या कहीं कहीं इसके इजाफी चार्जेस भी लिए जाते थे। इस भारी फीस की वजह से बैंक भी पेट्रोल पंप्स पर पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे। अब चार्जेस में इस नुमायां कमी के बाद पेट्रोल पंप मालकान को भरपूर रिलीफ मिलेगा और डिजिटल अदायगियों की कबूलियत में भी बेपनाह इजाफा हो सकता है। सिर्फ कार्ड्स तक महदूद रहने के बजाय मरकजी बैंक ने एक और इनकलाबी कदम उठाते हुए तमाम बैंक्स को यह हिदायत की है कि वो मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स पर रास्त QR कोड का सिस्टम फाल करें। रास्त पाकिस्तान का अपना फौरी और मुफ्त अदायगी का निज़ाम है जिसके ज़रिए कोई भी शहरी अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी बैंकिंग ऐप के ज़रिए सेकंड्स में QR कोड स्कैन करके पेट्रोल की कीमत अदा कर सकेगा। अब ये सहूलत उन लाखों सार्फिन के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी जो अपने पास कार्ड नहीं रखते या डिजिटल वॉलेट और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल तरजीहन करते हैं। अब ये खुसूसी मराती स्कीम 31 जनवरी 2027 तक नाफिजुल अमल रहेगी और इसका इतलाक पाकिस्तान में जारी होने वाले तमाम डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स पर होगा। अगर हम पाकिस्तान में पेट्रोलियम सेक्टर के वॉल्यूम पर नजर डालें तो मुल्क भर में 15,000 से ज़ायद पेट्रोल पंप्स काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोसनाक हकीकत ये रही है कि अब तक पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल ज़्यादातर बड़े शहरों और चंद मखसूस बड़े पंप्स तक ही महदूद होते थे। छोटे शहरों, शाहराहों या फिर दीगर इलाकों के पंप्स पर कार्ड के जरिए अदायगी का कोई खास तसव्वुर ही मौजूद नहीं था। इसकी बुनियादी वजह वही बुलंद फीस और इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम दस्तियाबी थी। स्टेट बैंक के इस फैसले से अब ये उम्मीद पैदा हुई है कि पेट्रोल पंप मालकान अपने कारोबार में पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स और
QR स्कैन्स भी लगाएंगे, जिससे मुल्क के दूर दराज इलाकों में भी डिजिटल पाकिस्तान की तरफ तेज़ी से बढ़ा जा सकेगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने स्टेट बैंक के इस इक़दाम को वेलकम किया है और इसे एक संग मील करार दिया है। एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदाबख्श का कहना है कि उनका मुतालबा 0% चार्जेस का था, लेकिन स्टेट बैंक का चार्जेस को कम करके 1 रुपया फी लीटर करना भी एक मुस्बत और खुश आइंद पेशरफ्त है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में ओगरा और वफाकी हुकूमत के साथ होने वाले इजलास के दौरान वजीर पेट्रोलियम के साथ ये मसला उठाया गया था और उन्होंने पेट्रोलियम डीलर से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया है। डीलर्स को भी ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बाहमी मुशावरत के साथ इन चार्जेस में मजीद कमी भी लाई जाएगी। पाकिस्तान में इस वक्त 6 करोड़ 83 लाख से ज़ायद फाल पेमेंट कार्ड्स मौजूद हैं। रिटेल सेक्टर में कार्ड्स और डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन पेट्रोलियम सेक्टर जो रोज़मर्रा कैश की गर्दिश का सबसे बड़ा मरकज़ है, इस डिजिटल इनकलाब से काफ़ी हद तक महरूम था। रोज़ाना अरबों रुपए की नकद रकम पेट्रोल पंप्स पर मुंतकिल होती है, जिससे न सिर्फ गिनती और इंतज़ाम की दुश्वारियाँ पैदा होती हैं, बल्कि चोरी, डकैती और कैश के ट्रांसफ़र के शदीद सिक्योरिटी खदशात भी लाहक रहते हैं। डिजिटल पेमेंट्स के फ़रोग से इन सिक्योरिटी खदशात और इंतज़ामी अखराजात में यकीनी कमी आएगी और मईशत में शफाफियत भी पैदा होगी। किसी भी मुल्क की मईशत के लिए कैशलेस या कम कैश पर मबनी निज़ाम इंतहाई ज़रूरी होता है। जब आम शहरी पेट्रोल पंप पर बगैर कैश के सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन या कार्ड से सेकंड्स में अदायगी करेगा, तो उससे एक तरफ सारिफ को सहूलत मिलेगी और दूसरी तरफ एक महफूज निज़ाम तश्कील पाएगा। स्टेट बैंक का फैसला सिर्फ एक फ़ीस में कमी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान को एक जदीद, शफाफ और डिजिटल मईशत में ढालने की एक सोची समझी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अगर तमाम बैंक, पेट्रोलियम कंपनीज और पंप मालकान इस फ्रेमवर्क पर ईमानदारी से अमल दरामद यकीनी बनाएं, तो ये कदम पाकिस्तान की डिजिटल मईशत की एक बेहतर कदम साबित हो सकता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान ने एक ही साल में अमेरिका से इंपोर्ट में हैरान कुन इजाफा कर दिया है। स्टेट बैंक के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। माली साल 2025-26 में अमेरिका से इंपोर्ट 39% बढ़कर 3 अरब 27 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है और एक साल पहले ये इंपोर्ट तकरीबन 2 अरब 35 करोड़ डॉलर थी। यानी सिर्फ एक साल में पाकिस्तान ने तकरीबन 91 करोड़ 50 लाख डॉलर ज़्यादा सामान खरीदा है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान अमेरिका को पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी 6 अरब 12 करोड़ डॉलर रही हैं। इस तरह अमेरिका बदस्तूर अभी भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, जहां शुमाली अमेरिका को होने वाली पाकिस्तान की तकरीबन 94% एक्सपोर्ट जाती हैं। लेकिन अब इन एक्सपोर्ट्स में ज़ाहिर मामूली इजाफा हुआ है, जबकि इंपोर्ट में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ और इससे फिर पाकिस्तान का जो एक ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है वो भी फिर बढ़ता है। पाकिस्तान ने अमेरिका से अचानक इतनी ज़्यादा ख़रीदारी क्यों की है, इसकी भी ज़ाहिर है कई वजूहात हैं। एक अहम वजह यह भी है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो बेहतर हो रहे हैं। टैरिफ से मुताल्लिक कुछ नए इंतज़ामात हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अमरीकी मसनूआत ख़रीदने की तरगीब भी दी है। फिर ज़ाहिर पाकिस्तान ने अमरीकी कपास, सोयाबीन, मशीनरी, आयरन और स्टील, फिर दीगर कुछ सनती सामान ऐसा है उसकी भी इंपोर्ट्स बढ़ी हैं। तो अब अगर सबसे बड़ी मार्केट जहाँ पाकिस्तान रिलेटिवली बेहतर पोजीशन में था वहाँ इंपोर्ट इतनी तेज़ी से बढ़ेंगी, तो फिर सूरत हाल दूसरे ममालिक में क्या रहेगी, अपनी इंपोर्ट्स को कैसे कम करके एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाए, इस पर हम बात करेंगे। अहमद चनाई साहब डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी अमेरिका के हम नंबर देख रहे हैं, जहाँ हम बड़े सरप्लस में होते थे, वो सरप्लस वाला गैप थोड़ा सा कम होता दिखाई दे रहा है। हमारी बड़ी मार्केट में जब ये हाल है, तो फिर छोटी मार्केट्स में तो हम और ज़्यादा इस वक्त डेफिसिट में हैं। तो ये सिचुएशन कैसे बेहतर की जा सकती है, इस ट्रेड गैप को कैसे कवर अप किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, काबिल ज़िक्र बात ये होनी चाहिए कि जो हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं वो क्या आइटम हैं। आपने खुद बताया और मेरी भी अपनी रिसर्च कहती है कि इसमें दो चीज़ें जो है वो 90% कंस्टिट्यूट करती हैं, जिसमें कॉटन और ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, सोयाबीन भी हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो दुनिया भर में जो है ज़ाहिर है सोयाबीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो महंगी भी हुई हैं और महंगी होने के बाद ज़ाहिर है उसका इम्पोर्ट का हजम भी बढ़ेगा। कॉटन भी जो है वो महंगी हुई है दुनिया भर की देखें। तो जब ये मछली इम्पोर्ट्स होंगी और क्वान्टिटीज़ बढ़ेंगी, पाकिस्तान में आप देखें कि हम 150 मिलियन से जो है वो आगे हम 7 मिलियन पे आ गए हैं, 70 मिलियन पे आ गए हैं, 60 मिलियन पे आ गए हैं, 50 की बातें हम कर रहे हैं। तो इतनी कम कॉटन के प्रोडक्शन पे ज़ाहिर है हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो एक के ऊपर है। तो उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए ज़्यादा इम्पोर्ट हुई है। कॉटन की इम्पोर्ट फ्री थी और वो इम्पोर्ट की है। इसी तरह ऑयल प्रोडक्ट्स, सोयाबीन ऑयल, बाकी दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी दुनिया भर में महंगे हुए पिछले 6 महीने में, और पिछले 6 महीने के दौरान जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो वहाँ से हमें माल लेना पड़ा और महंगा माल लेना पड़ा।
जिसकी वजह से ये जो वॉल्यूम है वैल्यू वाइज ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सही। तो अहमद साहब, हम देख रहे हैं कि जो हमारी रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट है वो $4 अरब से ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो एक तरफ हम नंबर बढ़ा रहे हैं अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के, वैल्यू एडिड एक्सपोर्ट्स के, लेकिन हम जब कॉटन बहुत बड़ी मकदार में फिर ये इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ वो सारा फ़ायदा ऐसा लग रहा है कि वो बैलेंस हो जाता है। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए भी अपनी कॉटन की इस वक्त प्रोडक्शन को क्यों नहीं बढ़ा पा रहे ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके? देखिए, ये इसकी तमाम तर जिम्मेदारी मैं समझता हूँ हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है कि इस पर रिसर्च होनी चाहिए थी, इस पर अच्छे कॉटन सीड्स आने चाहिए थे। और तीसरी बात यह है कि बहुत सारे कॉटन के जो फील्ड हैं वो कन्वर्ट हो गए अपना रियल एस्टेट में, वो कन्वर्ट हो गए शुगर में। और ये तो हमारी हुकूमत का फर्ज है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात है कि हम ये फील्ड्स को जो है वो कन्वर्ट ना करने दें कि कॉटन हमारा जो है वो वाइट गोल्ड था और उस वाइट गोल्ड को है वो ज़ाया कर दिया है और वो कॉटन की प्रोडक्शन के बजाय शुगर प्रोडक्शन में भी जाते हैं, दूसरी प्रोडक्शन में जाते हैं और रियल एस्टेट में भी जा रहे हैं। तो ये ज़ाया जा रही है फील्ड और इस पर पाबंदी होनी चाहिए। इनको इस तरह कन्वर्जन की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हमें पहले अपने मुल्क की बुनियादी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। जो वाइट गोल्ड है उसका जो है वो पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और इसके बाद जो है वो हम ये सोचें कि हम इन फील्ड्स को कन्वर्ट करें। मैं समझता हूँ कि आज ये मौका है, ये आई ओपनर है, ये फिगर्स स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि आज भी हम सोच के नाखुश हैं। हमारी जो पर एकड़ यील्ड है कॉटन की वो कम से कमतर होती जा रही है। इसको हमने मजीद डबल और ट्रिपल करने की ज़रूरत है। दुनिया भर में ऐसे हाइब्रिड सीड्स आ गए हैं, जो सीड्स इस्तेमाल हों, किसानों को हम ये मदद फराहम करें तो हमारी कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो 3-4 गुना बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। सही। और अहमद साहब, अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें हमारे ट्रेड रिलेशन ज़ाहिर है अमेरिका से बहुत बेहतर हुए। हमने जो जंग बंदी में रोल अदा किया है, जो सिफारती हमारी पोजीशन रही, तो इसको हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इन रिलेशंस को किस तरह बेहतर कैपिटलाइज कर सकते हैं? अब आगे हमारी स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए, चूँकि पिछले 4-5 महीनों की सूरत हाल ने चैलेंजेस काफ़ी बढ़ा दिए हैं? देखिए, हमारी स्ट्रेटजी सिंपल ये होनी चाहिए कि हमें ड्यूटी फ्री एक्सेस चाहिए सब जगह का, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग यूरोप। आज जो अमेरिकी सदर ट्रम्प ने ड्यूटी स्ट्रक्चर में की हुई है उसका अफेक्ट पाकिस्तान पे भी जरूर आता है। वहाँ जब हमने इतना बड़ा रोल अदा किया है तो इस रोल के एवज पाकिस्तान को मदद नहीं चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को ये फैसिलिटेशन चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट्स अमेरिका में ड्यूटी फ्री जा सके, उसकी डिमांड बढ़े और हम जो है वो अगर आज $4 बिलियन का $6 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेक्सटाइल्स का, तो वो बढ़ के $12 बिलियन की बात आनी चाहिए। ठीक है। तो अब अहमद साहब, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा या फौरी तौर पर इसके लिए एक आगाज़ कर देना चाहिए हमें डिस्कशन का, टॉक्स का, और बातचीत फिर इन ममालिक से हमें शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, इसमें कोई साइंस नहीं है कि हम इसमें इंतज़ार करें। इसमें तो पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब्स करनी चाहिए। हमारी फॉरेन ऑफिस को बहुत बड़ा रोल अदा करना चाहिए। हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, उन सब को रोल अदा करना चाहिए। देखिए, हमारे पास एनर्जी क्राइसिस अब नहीं है और हम जो हमारे एनर्जी है उसकी हमारी जो प्रोडक्शन है उसकी सताहत जो है वो 45 मेगावाट से ज़्यादा है, लेकिन हमारी पास जो कंजम्पशन है वो 15, 16, 17, 18 है, जो आप हर महीने के ओगरा के फिगर्स देखते हैं। तो हमारे पास जब कैपेसिटी है तो यहाँ इंडस्ट्रीज भी लगनी चाहिए। लॉन्ग टर्म की भी बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की भी बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में हमको वहाँ की मार्केटों को एक्सेस मिले, ड्यूटी फ्री मिले, और लॉन्ग टर्म में हम मशीनरी वहाँ से मंगवाएं ताकि हमारी इंडिजिनस प्रोडक्शन है वो बढ़े। साथ साथ एग्रीकल्चर में भी तवज्जो देने की जरूरत है कि हमारी कपास जो है उसकी न सिर्फ पर एकड़ यील्डेज की बढ़ाने की बात करें, बल्कि इसका जो कवर्ड एरिया है उसको भी हम बढ़ाने की बात करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद शनाया साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अमेरिका के साथ ट्रेड रिलेशंस बेहतर हुए, लेकिन इंपोर्ट में बहुत बड़ी तादाद में ये इजाफा हुआ। एक्सपोर्ट हम देख रहे हैं कि उस तनासुब से नहीं बढ़ सकी। अब देखना यह है कि आगे हुकूमत किस तरह अपने इन बेहतर ताल्लुकात को कैपिटलाइज़ करती है और अपनी एक्सपोर्ट में भी इजाफा करती है। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।